बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Once again, which will weigh more? कौन सा ज्यादा वजनी है? 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा वजनी है या 2 मोल ऑक्सीजन ज्यादा वजनी है? अब देखो, दोनों 2 मोल है। कार्बन डाइऑक्साइड भी 2 मोल है, ऑक्सीजन भी 2 मोल है। कौन सा ज्यादा वजनी है? या फिर 2 मोल नाइट्रोजन है या फिर 1 मोल ऑक्सीजन है? कौन सा ज्यादा वजन रखता है? तो बस आपने करना क्या है, सिंपल सी बात बस ये है कि इनका जरा ग्राम में चेक कर दो, उसका मास चेक करो। मोल दिया हुआ है, अगर आपको किसी चीज का मोल दिया हुआ है तो आप उसको मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास गिवन मास आ जाएगा। है, क्या आपको ये याद है जब हम लोगों ने किया था इस तरह से? अगर आपको आप मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? मोलर मास के साथ। मोलर मास के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको गिवन मास मिल जाएगा, आपको गिवन मास मिल जाएगा। तो आप क्या वेट कर रहे हैं? मोल्स आपके पास 2 है। कार्बन डाइऑक्साइड पहले चेक करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का 2 मोल्स है, मल्टीप्लाई बाय कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है? वैसे पीरियोडिक टेबल से चेक कर सकते हो, बिल्कुल। पीरियोडिक टेबल से चेक किया तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 है। तो 2/44 कितना बनेगा? ये बनेगा 88। 88 ग्राम है। बी पर आ जाते हैं। ऑक्सीजन के कितने मोल्स है? 2 मोल्स है। सो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है? फिर से बताता हूँ। ऑक्सीजन एटम का मास कुछ और है, ऑक्सीजन गैस यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कुछ और है। यहाँ पर O2 की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि 16 मास एक ऑक्सीजन का है, तो 32 जो है ना वो 2 का है। सो 2 × 32 ये आ जाएगा 2 4 2 3 6 64। ये होगा 64 ग्राम। ये 88 ग्राम है। इसी तरह से नाइट्रोजन, 2 मोल नाइट्रोजन है। सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, नाइट्रोजन का मोलर मास कितना है? एक नाइट्रोजन का एटम 14 है, तो 2 28 बनेंगे। सो 2 × 28, ये बनेगा 2 8 16, 2 2 4 5, 2 2 4 5। यस। अब 1 मोल O3 को जरा चेक करते हैं। 1 मोल O3, O3 एक ऑक्सीजन जो है वो 16 है। 16, 1 × 16 3 48। ओजोन O3, ओजोन का जो मास है वो है 48। सो 1 × 48, 48 48 ही आएगा। सो अब आपके सामने मैंने सबको कर दिया है। कौन सबसे ज्यादा वजनी है? 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा वजनी है। ऐसा कर दिया, ठीक है। देन वी कम टू द स्टोइचोमेट्री। स्टोइचोमेट्री से कुछ सवालात है, वो अभी हम इसको कर लेते हैं। हम्म। स्टोइचोमेट्री, ये भी डेफिनेशन है। मोल्स वाला सारा गेम खत्म हो गया, जितने न्यूमेरिकल्स थे वो सारे कर दिए। जो मुझे लगते थे कि यार ये इस एंगल से, यानी कभी भी किसी भी एग्जाम में, आप लोगों के एग्जाम में जब भी इस चैप्टर से कोई भी सवाल आ जाए, न्यूमेरिकल मोल से हो या मोलर मास से हो या स्टोइचोमेट्री से हो, वो इन्हीं चीजों के ही आसपास होगा। हाँ, उसकी शक्ल बदलती बदलती जाएगी। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और अमोनिया दिया था, शायद वो कोई और कंपाउंड आपको दे दे। ठीक है। मैंने 4 ग्राम लिया था, शायद वो 8 ग्राम ले ले। यहीं से आएंगे क्वेश्चंस, शक्ल बदल के आएंगे। तो हम लोग रटा नहीं लगाएंगे, रटा कार्यमद नहीं है, कॉन्सेप्ट लेंगे। तो चलो उनको कहते हैं गुड बाय। अब हम आते हैं स्टोइचोमेट्री की तरफ। द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टोइचोमेट्री आर नोन एज। आप लोग जो कैलकुलेशन करते थे स्टोइचोमेट्री, अभी पिछले 2 हफ्तों से हम लोग स्टोइचोमेट्री भी कर रहे थे कि एक केमिकल इक्वेशन लिखकर कहते थे कि अगर ये इतना बनता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता था। हम कहते थे अगर हम रिएक्टेंट को चेंज करते हैं तो उसे प्रोडक्ट भी क्या हो जाता था? चेंज हो जाता था। अब कितना रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट चेंज हो जाता था, ये जो स्टडी है ना, ये भी एक स्टडी है। इस स्टडी को बोलते हैं स्टोइचोमेट्री। तो हम लोग क्या करते थे? सिंपल कैलकुलेशन करते थे या स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन करते थे या कॉम्प्लेक्स या नन ऑफ द अबव। सो ये जो कैलकुलेशन थे उसका नाम था स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस, जो आप लोगों ने किए थे। जादू वाला मैजिक फार्मूला जिसमें मैंने यूज किया था, इफ वाला, अगर इतना मोल इतना एटम इतना है तो फिर इतना, वो वाला, वो कैलकुलेशन क्या थे? स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन थे। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप
केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें हम लोग क्वांटिटिव रिलेशनशिप पढ़ते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। यही बात हो रही है, रिएक्टेंट और रिएक्टेंट चेंज करने से प्रोडक्ट कितना चेंज हो जाता है। इसकी स्टडी जब आप करोगे तो स्टडी को क्या कहते हैं, स्टोइचोमेट्री कहा जाता है इसको। यानी स्टोइचोमेट्री का डेफिनेशन आपसे पूछा हुआ है, केमिकल इक्वेशंस डू नॉट टेल अबाउट, केमिकल इक्वेशंस हमें किस चीज के बारे में नहीं बताते हैं। तो एक तो याद रखिए कि जो केमिकल इक्वेशन होते हैं वो आपको रिएक्टेंट के बारे में बताते हैं कि भाई कौन कौन सा रिएक्टेंट मिल रहा है, और साथ साथ आपको प्रोडक्ट भी बताएगा कि क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ये भी आपको क्वेश्चन बताएगा। और एंड देन रेट ऑफ रिएक्शंस, ये चीज आपको नहीं बताएगा, डायरेक्टली आप नहीं बता सकते डायरेक्टली। मतलब रफ्तार, किसी रिएक्शन का रफ्तार किस रफ्तार से किस स्पीड से जा रहा है वो आपको डायरेक्ट नहीं बता सकता, अलबत्ता कंडीशन वो आपको बता सकते हैं। फिर यहाँ पर रेट भी लिखा हुआ है तो यहाँ से मैं इसको मिटा देना चाहता हूँ। कंडीशंस, कंडीशंस मतलब 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं, आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई रिएक्शन कर रहे हैं, 40 ATM का प्रेशर आप दे रहे हैं, तो वो कंडीशंस है। तो आपको केमिकल इक्वेशन कंडीशंस भी बताता है, प्रोडक्ट भी बताता है, रिएक्टर भी बताता है, जो नहीं बताता वो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। लिमिटिंग रिएक्टेंट की तरफ आते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द वन, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है, क्या कौन सा होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट, मुझे याद है जब मैं आप लोगों को लिमिटिंग रिएक्टेंट पढ़ा रहा था तो मैंने इसके काफी सारे डेफिनेशन भी कराए थे, ये भी डेफिनेशन है, ये भी सारा आपका जहन में था, ठीक है। which produces the minimum number of moles of product, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो प्रोडक्ट के कम से कम मोल्स बनाता है, वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है। परफेक्ट डेफिनेशन है ये। जब हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिफाइन कर रहे थे उसके कई सारे डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन ये भी था कि वो रिएक्टेंट जो कम से कम प्रोडक्ट बना रहा है वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। बाकी विच प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये गलत है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनाता है वो फिर एक्सेस में आ जाएगा, वो लिमिटिंग में नहीं आएगा, तो लिहाजा ये वाला ऑप्शन मैं रिजेक्ट कर लेता हूँ। ऑप्शन सी और डी को भी चेक करते हैं, ऑप्शन सी और डी को भी चेक करते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है डज नॉट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की मिकदार को अफेक्ट नहीं करते हैं, ये क्या, ये तो झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल इफेक्ट करते हैं, मुतासिर करते हैं। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो ही कंट्रोल करते हैं कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो लिहाजा ये ऑप्शन भी गलत है। ये ऑप्शन सही होता अगर ये लिखा होता कि डज इफेक्ट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, फिर ये ऑप्शन सही होता। डी विच इज प्रेजेंट इन लीस्ट अमाउंट, ये बड़ा धोखेबाज ऑप्शन है, ये बड़ा धोखेबाज ऑप्शन है। जब मैं आप लोगों को बता रहा था तो उसमें मैंने ये बताया था लीस्ट अमाउंट जो कम अमाउंट में हो, लेकिन यह धोखा है। वो एक एक हिसाब से आप कह सकते थे सादा अल्फाज में कि जो कम हो जल्दी खत्म हो जाएगा ना, जो चीज कम है जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये धोखेबाज है, इसको आपने क्लिक नहीं करना। मैं आपको वजह बताता हूँ, विच इज प्रेजेंट इन लीस्ट अमाउंट क्यों गलत है। हालांकि अगर हम देखेंगे कि आपने एक चीज को 2 ग्राम लिया हुआ, सपोज आपने 2 ग्राम लिया हुआ है और यहाँ पर एक चीज है 10 ग्राम, आप दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, तो ये जो 2 ग्राम वाला ये तो जल्दी खत्म हो जाएगा, ये जल्दी खत्म हो जाएगा, ऐसा लगता है ये जल्दी खत्म हो जाएगा, तो ये 2 ग्राम वाला जो जो भी होगा ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। बट बात ऐसी नहीं है, इसमें आप धोखा कर, वो कैसे, मैं आपको इधर मोल में जरा समझा देता हूँ। एक दिन आपको याद है मैंने एक कराया था, एक न्यूमेरिकल मैंने कराया था, उसमें 6 मोल्स एक रिएक्टेंट था, 6 मोल, और दूसरा रिएक्टेंट था 10 मोल। अब इस वक्त मेरे जहन में वो नहीं है कि मतलब कि मैंने आपको कराया, ठीक है। ये 6 मोल और 10 मोल इन्होंने रिएक्शन करके प्रोडक्ट भी दिया था, और हमने देखा कि देखो हम धोखा खा सकते हैं, अगर डायरेक्ट आप लोग देखो कि ये तो 6 मोल्स है, तो जिसके मोल्स कम है वही लिमिटिंग है, ये धोखा था। हमने जब प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन के बाद पता चला कि नहीं, लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला ये था, लिमिटिंग रिएक्टेंट
तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करने के लिए उसको आंखों से डायरेक्ट ना देखो, डिसाइड ना क्या करो, फैसला ना करो कि जो कम है, ना ये कि जो ज्यादा वाला है, ना ज्यादा को देखो ना कम को देखो, बल्कि फार्मूला लगाओ, चेक करो जिस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के मोल्स कम से कम आ रहे हैं वही रिएक्टेंट आपका लिमिटिंग होगा, चाहे उसकी मोल ज्यादा है या कम है। तो अमाउंट को आपने नहीं देखना, देखिए ये लिखा हुआ है विच प्रेजेंट इन लीस्ट अमाउंट, ये धोखेबाज लफ्ज है। विच प्रेजेंट इन लीस्ट अमाउंट ये भी आपको धोखा दे सकता है, विच प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट ये भी आपको धोखा दे सकता है। परफेक्ट डेफिनेशन क्या था? जो कम से कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हमें देता हो। अच्छा, efficiency of a chemical reaction can be checked by calculating। एक रिएक्शन है उसकी एफिशिएंसी, उसकी कीमत, कि वो कितना अच्छा रिएक्शन है, कितना मुनाफा बख्श रिएक्शन है, उसको कैसे चेक किया जाता है? एक रिएक्शन है, आप लोगों को यील्ड में मैंने पढ़ाया था कभी, रिएक्शन है वो 2 ग्राम आपको दे देता है प्रोडक्ट, लेकिन कोई दूसरा शख्स है वो वही रिएक्शन करता है उसमें 20 ग्राम प्रोडक्ट मिल जाता है। तो हम कहते हैं यार फलाना शख्स जो था ना उसका रिएक्शन बड़ा एफिशिएंट था। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि उसका प्रोडक्ट कितना बन रहा है, ज्यादा प्रोडक्ट बना तो एफिशिएंसी ज्यादा। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि किसी केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी को किस चीज से चेक किया जाता है? एफिशिएंसी को प्रोडक्ट को देखकर कि प्रोडक्ट ज्यादा है या कम है। तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट गलत, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म करेक्ट, अमाउंट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट इंडेक्स गलत, अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट गलत। सो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, इससे हम एफिशिएंसी चेक करते हैं। 87, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। एक केमिकल रिएक्शन में जो आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, जो मिल जाता है आपको, उसको क्या कहते हैं? यील्ड, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, नन ऑफ द अबव, कंक्लूजन ऑफ रिएक्शन। तो उसको हम लोग यील्ड बोलते हैं, ये यील्ड का डेफिनेशन है। आपने एक रिएक्शन लगाया, रिएक्शन में आपको कुछ प्रोडक्ट मिल गया, ज्यादा मिला कम मिला, लेकिन वो जो मिला वो आपका यील्ड है, राइट? वो यील्ड है, तो दिस इज यील्ड। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आर कैलकुलेटेड फ्रॉम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपने अभी तक लैब में रिएक्शन किया ही नहीं है, आप लेबोरेटरी गए ही नहीं, लेकिन आपने हिसाब किताब लगाया, फार्मूला लगाया, केमिकल इक्वेशन अपने सामने लिखा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा। लाइक इस तरह से, ये मेरे भाई नाइट्रोजन गैस जब हाइड्रोजन गैस के साथ मिल जाता है तो मुझे मिलेगा NH3। इसको थोड़ा बैलेंस करेंगे, बैलेंस करेंगे तो ये बनेगा 2 3, ऐसा कि भाई 3 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल हाइड्रोजन अगर मैं यूज करूँ तो मुझे 2 मोल अमोनिया मिलेगा। ये जो आप बोल रहे हैं ना कि मैं अगर 3 मोल हाइड्रोजन इस्तेमाल करूं 1 मोल हाइड्रोजन के साथ तो मुझे 2 मोल अमोनिया मिलेगा, ये सारा का सारा आप किस चीज से फाइंड कर? ये सर आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करके प्रोडक्ट बता रहे कि मेरा प्रोडक्ट 2 मोल्स होगा। ये कौन सा यील्ड है? ये थ्योरेटिकल यील्ड है। सो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड गलत, थ्योरेटिकल यील्ड सही। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही है, थ्योरेटिकल यील्ड का करेक्ट ऑप्शन है। बाकी एक्सपेरिमेंटल यील्ड नहीं है, बैलेंस यील्ड नहीं है। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज रियली ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। अगर वो प्रोडक्ट की अमाउंट जो हकीकत में आपको मिल जाता है, आपने लैब गए, लैब में आपने रिएक्शन किया और आपको हकीकत में प्रोडक्ट मिला, उसको फिर क्या बोलते हैं? एक्चुअल यील्ड। ये आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, बिल्कुल मैं बता चुका हूँ, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड दोनों में आपको बता, और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्चुअल यील्ड अक्सर कम आ जाता है या हमेशा कम आ जाता है किसी से? थ्योरेटिकल यील्ड से। आपने हिसाब किताब लगाया था, मुझे 80 ग्राम मिलेगा, लेकिन जब आप हकीकत 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 में आपने रिएक्शन किया तो आपको 80 नहीं 70 ग्राम मिला था या 40 ग्राम मिला था। तो एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। The reason for less experimental yield than theoretical yield are reversible reaction, side reaction and कहता है कि क्या वजूहात हो सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल यील्ड यानी एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल यील्ड का दूसरा नाम है एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी इसको कहते हैं।
कहते हैं एक्चुअल यील्ड का थ्योरेटिकल यील्ड से कम होने की वजूहत में से फलाना फलाना वजूहत है। कौन कौन सी वजूहत है? रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, ये एक वजह है कि रिएक्शन यील्ड को कम कर देगा। साइड रिएक्शन हो जाता है, साइड कोई और रिएक्शन चल रहा होता है आपको पता नहीं है, वो भी यील्ड कम कर देता है। इसके अलावा और क्या रीजन है? टेम्परेचर है? नहीं है, टेम्परेचर नहीं है। प्रेशर? नहीं है। क्रिस्टलाइजेशन? नहीं है। मैक्सिमाइजेशन? इनमें से कोई भी नहीं है। ये सवाल ही गलत है। इसमें ऑप्शन वो मौजूद ही नहीं है। अगर इसमें एक और ऑप्शन देता मैकेनिकल लॉस, ई, मैकेनिकल लॉस, ये सही होता। तो इसका एक मतलब मैं ये भी स्टूडेंट को बताना चाहूंगा कि जो आप लोग एमडीकेट एमकेट के लिए एमसीक्यूज की कीज देखते हैं, एमसीक्यूज अक्सर गलत होते हैं, मिस्टेक्स होती है। जहां पर भी हो किसी अच्छे टीचर से जरूर रब्ता क्या करें कि उसकी गलती निकालने में। ये हो गया यहाँ से। थैंक यू। बाकी किधर गया? खत्म हो गया मेरे ख्याल से। 90 हो गया। चलो शुक्र है। ये हो गया यहाँ पर खत्म। आ, अब मैंने एक और जगह पे करना क्या है। हमाद कह रहा है कि सर टेस्ट की कीज मिल जाए, तो मैंने आप लोगों को बिठाया किस लिए है? हर रोज जब मैं डिस्कशन करता हूँ आप लोग साथ साथ बनाते जाओ, कोई स्टूडेंट होगा इंशाल्लाह वो सारे के सारे कीज उसने बना लिए होंगे, क्योंकि मैं इधर टिक मार्क देता हूँ तो आप लोगों ने की बना ली होगी, फिर एक साथ शेयर कर लेंगे। चले जी। अब मैं आप लोगों को अब मैं आप लोगों को वो कुछ जो आज मैंने कहा कि जो स्टूडेंट्स ने न्यूमेरिकल कर लिया, ग्रुप में मैंने शेयर किया था, मैंने कहा वो है मास्टर ट्रेनर। मास्टर ट्रेनर हो जाएगा वो, ये वाला है। इफ यू आर गिवन, अगर आपको 50 ग्राम SO3 मिल जाए, 50 ग्राम SO3 अगर आपको मिल जाए, तो फिर इसमें आपने फाइंड करने हैं 6 क्वेश्चंस हैं। पहला है मोल्स ऑफ SO3 आपने फाइंड करने हैं। तो भी तो बहुत आसान है। SO3 के मोल्स फाइंड करने के लिए हम SO3 का गिवन मास उठाएंगे। मोल्स मोल्स ऑफ SO3 के लिए हम बस इतना काम करेंगे कि SO3 का गिवन मास उठाएंगे 50 ग्राम, और SO3 का मोलर मास कितना है? SO3 का मोलर मास 48 और 32 कितना बनेगा? क्या बनेगा? 80 बनेगा। ओके। यस। तो हम इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे, किस पे? 80 पे डिवाइड करेंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा जब आप 50 को 80 पे डिवाइड करें? इस तरह इसका भी बता दो। 50 को 80 पे डिवाइड कर दें, जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 5 को 8 पे डिवाइड करें। सो 0.6 समथिंग आएगा। 0.625। यस। यस। ये आ जाएगा 0.625 मोल्स ऑफ SO3। इसको मैं सर्कल कर रहा हूं। ये जवाब पहला आ गया तो बहुत आसान था। दूसरा आपसे क्या कह रहे हैं कि मोल्स ऑफ सल्फर कितने हैं, इसमें मोल्स ऑफ सल्फर कितने हैं 50 ग्राम SO3 में? सल्फर के कितने मोल्स हैं? तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग फार्मूला उठाओ। देखो बात तो कंपाउंड के अंदर चल रहा है। अगर सल्फर अकेला होता, सल्फर का अकेला मास दिया होता ना कि भाई 50 ग्राम सल्फर में कितने मोल्स है, हाँ तो कर लेते। 50 ग्राम सल्फर में कितने मोल्स है। अब उन्होंने सल्फर ट्राइऑक्साइड दिया हुआ है, इसके अंदर कितने मोल्स है वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो पहले हम लोग फार्मूला को देकर बनाएंगे कि फार्मूला हमें ये बता रहा है कि सल्फर के एक मोल में सल्फर कितना है, वो भी 1 मोल है। ये फार्मूला में बता रहा है। और मैं आज का जो पहला लेक्चर था, पहला हिस्सा था, वो सारा आप लोगों ने करके दिया हुआ है, वो आप लोग समझ गए। इसी तरह से फार्मूले में ऑक्सीजन के एटम जो है उसके कितने मोल्स हैं? उसके 3 मोल्स हैं। उसके 3 मोल्स हैं ऑक्सीजन एटम्स में।
तो हम लोगों ने, सो मोल्स ऑफ सल्फर इस फार्मूले में 1 मोल है, लेकिन आपके पास हकीकत में सल्फर ट्राइऑक्साइड के कितने मोल्स है? 0.625 मोल्स है। तो आप लोग या तो डायरेक्ट इस तरह काम कर दो कि 0.625 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, आपके पास आ जाएगा सल्फर के मोल्स भी ये होंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.625। ये एक तरीका हुआ। जादू वाला फार्मूला आप लोग लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। वो ऐसा कि लेफ्ट साइड पे ले आ जाता है कि लेफ्ट साइड में बता रहा है कि 1 मोल सल्फर ट्राई ऑक्साइड में सल्फर कितना मोल है? 1 मोल है। 1 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर 1 मोल है। तो फिर 0.625 जो अभी अभी अपने सल्फर ट्राइऑक्साइड के मोल्स फाइंड किए तो 0.625 में एक्स आएगा सल्फर के। तो इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.625। वही आंसर आ जाएगा। यानी मैजिक फॉर्मूला यूज करो दिएगा, या डायरेक्ट आपने को निकल, ये आपने डायरेक्ट कर लिया था। सल्फर फार्मूले को देकर सल्फर ट्राइऑक्साइड के मोल्स फाइंड कर लिए, उसी मोल को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि फार्मूले के अंदर एक सल्फर है। बहुत आसान, खत्म। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स की तरफ आते हैं। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स की तरफ आ जाते हैं। ये उससे भी ज्यादा आसान है, बहुत प्यारा प्यारा है। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के लिए आप लोग देखो कि सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो 50 ग्राम है, जो कि 0.625 मोल्स है। अभी देखो, यहां से आप लोग ये एक तो मैजिक फार्मूला से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट ये है कि पूरा मॉलिक्यूल के मोल्स कितने थे? 0.625। ये पूरा सल्फर ट्राइऑक्साइड के मॉलिक्यूल थे। सल्फर डाइऑक्साइड के फार्मूले में ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं? 3 है। तो बस इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो। ये आपके पास आंसर जरा बता दो कितना आंसर आ जाएगा। 3×5 = 15, 5, 3×2 = 6, 7, 3×6 = 18, 3×0 = 0। तकरीबन ये आ जाएगा, आई थिंक 1.875 आएगा। जरा चेक करो आप लोग, जल्दी चेक करें, शाबाश। 1.875 आएगा, ठीक है, शाबाश। तो ये 1.875 क्या है? ये आपके ऑक्सीजन के मोल्स है, ठीक है। अगर आप मैजिक फार्मूला यूज करना चाहते हो, मुझे पता है कि ये तरीका आसान है, बट मैजिक फार्मूला से ही आप लोगों को करना है ताकि आगे आपके लिए मसला ना हो। तो मैजिक फार्मूला में ये बताता है कि 1 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन कितना है? 3 मोल है। 1 मोल सल्फर की 3 मोल है। तो फिर 0.625 SO3 के मोल्स, 0.625 मोल्स ऑफ SO3 में कितने ऑक्सीजन के मोल्स होंगे? तो मैं उसको x लगा दूंगा, तो ये x इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर से देखो, फिर से x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0.625। वो देखो ऊपर भी आप लोगों ने 3 को 0.625 कैसे मल्टीप्लाई, ये भी आप लोगों ने किया हुआ है। तो आंसर फिर से वही आ जाएगा, इज इक्वल टू 1.875। तो डायरेक्ट तरीका भी आपको समझा दिया, मैजिक फार्मूले से भी कर दिया। मैजिक फार्मूला ये है कि आपको कभी कभी डायरेक्ट आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो मैजिक फार्मूले से करना होगा। ये जनाब देखो आपके ऑक्सीजन के मोल्स के ऑक्सीजन के मोल्स भी आ गए, ऑक्सीजन एटम के मोल्स आ गए। फोर्थ पे क्या करें? नंबर ऑफ SO3 मॉलिक्यूल्स। अब नंबर की बात आ गई। नंबर इज वेरी लवली। व्हाई? इसलिए क्योंकि नंबर को जब भी हम फाइंड करते हैं तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं। नंबर के लिए हम लोग हमेशा ये फार्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ समथिंग, नंबर SO3, नंबर ऑफ SO3 मॉलिक्यूल्स। सो नंबर ऑफ SO3 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ SO3 मॉलिक्यूल्स के लिए हम हमेशा क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं? मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। अगर आप SO3 की तादाद मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम कर रहे हैं तो SO3 के मोल्स को मल्टीप्लाई करें Na के साथ। तो SO3 के मोल्स कितने हैं? 0.625 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻⁻23। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, मेरे ख्याल में किसी स्टूडेंट ने कैलकुलेट करके दिखाया, ये आ जाएगा
3.762 इंटू 10 raised to power 23, ये आ गया। ये क्या चीज है, ये बॉक्स? ये है मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3। ये SO3 के मॉलिक्यूल्स आपके पास आ गए, 4 हो गए। फिफ्थ पे जाते हैं, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स। नंबर ऑफ सल्फर एटम्स को फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ सल्फर एटम्स के लिए आपको फिर क्या चाहिए? आपको मोल्स ऑफ सल्फर चाहिए, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स। इसके लिए आपको क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सल्फर मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। सो आपने सल्फर के मोल्स फाइंड किए थे कि नहीं किए थे? सल्फर के मोल्स आपने फाइंड किए थे कि नहीं किए थे? बेशक आपने फाइंड किए थे। जो मोल SO3 के आए थे वही मोल सल्फर के भी थे। तो वो था, आंसर था 0.625। तो यह मैं लिखूंगा 0.625 मल्टीप्लाई बाई 6.02 इंटू 10 raised to power 23। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर ये आ जाएगा 3.762 इंटू 10 raised to power 23। 3.762 इंटू 10 raised to power 23। ये देखो, मजे की बात इसमें पता है क्या है? 762, जितने मॉलिक्यूल्स की तादाद आ रहे हैं, सर SO3 के मॉलिक्यूल्स की तादाद और सल्फर के एटम्स की तादाद दोनों सेम है। ये देखो, सल्फर एस के एटम्स, सल्फर के एटम्स और SO3 के मॉलिक्यूल्स की तादाद बराबर आ रहा है। यार पता चल गया ना यहां से? लास्ट में क्या है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के लिए फिर क्या करेंगे? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, मोल्स। मोल्स किस चीज के मोल? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय Na। ऑक्सीजन के मोल्स कितने आ रहे थे? वो आप लोगों ने पहले से फाइंड किए थे, ऑक्सीजन के मोल्स। 1.875। 1.875 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 raised to power 23। आप जरा इसको सॉल्व करके जल्दी मुझे बता दीजिए। 11.28 इंटू 10 raised to power 23। ये कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, आप लोग के पास हो। जो आंसर आ रहा है मैं आपके कैलकुलेटर के हिसाब से करता हूँ, ठीक है? ये आंसर आ गया। सो इसके साथ ही आप लोगों को अम, आज स्टोइचोमेट्री का मुकम्मल तौर पर जितने पॉसिबल हो सके मुझसे बहुत ज्यादा MCQs, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा होमवर्क, व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्वेश्चनिंग, इन सब का एक ही मकसद था कि आप लोग इस पर पूरा पूरा ग्रिप हासिल करें। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे स्टूडेंट्स जिस वक्त मेरे साथ इनरोल हैं उसमें काफी स्टूडेंट्स ने वो टारगेट कैच कर लिया जो मैं चाहता हूं, और यही मेरे लिए खुशी की बात है। हाँ, उन तमाम कमजोर स्टूडेंट के साथ भी मैंने मजीद कोशिश की कि उनको मैं पिक कर सकूं। जो नहीं हो सका वो रिवीजन कर ले, मुझसे पूछ सकते हैं। अभी मेरे पास उनके लिए हमेशा टाइम अवेलेबल रहेगा। अगर वो पूछे तो जरा मैं जवाब दे दूंगा। सो बस यहाँ तक फुल स्टॉप कर लेते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।